तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट एस प्रशांत यूनिक लॉ क्लासेस से। आज आपके लिए बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आया हूं विधि के छात्रों के लिए। हमारे विधि छात्र बहुत दिन से मुझे बता रहे थे कि सर हमारे को अलग टॉपिक लेके आइए, अच्छा सा टॉपिक लेके आइए। तो जानिए हमारे कानून के अंदर कस्टडी क्या होती है, कस्टडी में मौत और जांच की प्रक्रिया क्या होती है। अगर मैं एडवोकेट एस प्रशांत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। कानून द्वारा शासित एक सभ्य समाज में कस्टडी में मौत सबसे बुरे अपराधों में से एक है। जब एक पुलिसकर्मी किसी नागरिक को गिरफ्तार करता है तब क्या उसके जीवन के मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं? क्या नागरिक के जीवन के अधिकार को उसकी गिरफ्तारी के बाद निलंबित किया जा सकता है? वास्तव में इन सवालों का जवाब ठोस तरीके से नहीं होना चाहिए। जो अधिकार जो सवाल है वो ठोस तरीके से नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक गिरफ्तार व्यक्ति के भी अधिकार, मौलिक अधिकार होते हैं, वो कभी समाप्त नहीं होते हैं। तो हम जानेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट केस जो है DK बसु बनाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल और इंडिया रिपोर्ट 1997 का सुप्रीम कोर्ट का केस है 610 नंबर। हिरासत में मौत यातना के बड़े मामलों में स्वतंत्र जांच कम से कम प्रारंभिक चरणों में एक बड़ी समस्या रही है। कारण यह है कि तथ्य किसी पुलिस के खुद अपने खिलाफ जांच करने के लिए कहा जाता है। उच्चतम न्यायालय पुलिस के आपसी भाईचारे पर टिप्पणी कर चुका है, जो हिरासत में हुई हिंसा के मामलों में परिणामदायी जांच में बाधा बनती है। किसी व्यक्ति को कस्टडी में दिया और उसे मारपीट के कारण से उसकी हत्या हो गई, वो मर गया। पुलिस अत्याचार या हिरासत में मौत के मामलों में शायद ही कभी पुलिस कर्मियों की संलिप्तता का सीधा दिखने से योग्य सबूत उपलब्ध होगा। आमतौर पर केवल पुलिस अधिकारी ही होगा जो उस परिस्थिति को समझा सकता है जिसमें किसी व्यक्ति को अपनी हिरासत में मौत हुई है। भाईचारे के बंधनों से बंधे होने के नाते यह अज्ञात नहीं है कि पुलिसकर्मी चुप रहना पसंद करते हैं और प्राय अपने सहयोगियों को बचाने के लिए सच्चाई से हट जाते हैं। वो अपने दोस्त भाईचारा निभाते हैं वहाँ पे। कि उसके राज्य मंत्री बनाम श्याम सुंदर त्रिवेदी 1997 जो केस था उसके मामले में ये बात हुई थी। वहाँ पे भी उस व्यक्ति मर गया था कस्टडी के अंदर। कई मामलों में जांच के बाद CBI या विशेष जांच टीम जैसी स्वतंत्र एजेंसियों को सौंप दी जाती है। ज़्यादातर मामलों में ऐसा पीड़ितों के रिश्तेदार द्वारा लड़े गए मुकदमों के कारण होता है। हालांकि बाद में जांच ऐसी एजेंसियों को देना किसी ठोस परिणाम का आश्वासन नहीं दे सकता है। अगर सबूत जुटाने की शुरुआती महत्वपूर्ण चरणों में जैसे पोस्टमार्टम, पूछताछ आदि हेर फेर की गई है तो सारे पूछताछ होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर प्रॉब्लम में पूछताछ है तो आंसर नहीं दी, कोई जवाब नहीं दिया, हेर फेर कर दी, उसने बोला कुछ और उस जवाब के अंदर उसको हेर फेर कर दिया, कोर्ट में पेश कर दिया गया, झूठ। इस समस्या का ध्यान रखते हुए घटनाओं के तुरंत बाद समांतर मजिस्ट्रियल जांच की प्रक्रिया परिकल्पना की गई है। यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 176 सब सेक्शन A के अनुसार, जिसे 2005 में संशोधन के बाद CRPC में डाला गया। धारा 176 क्या कहती है वो हम जानेंगे। CRPC में कहा गया है कि एक मजिस्ट्रेट जिसे अप्राकृतिक मौत के मामलों में पूछताछ करने का अधिकार है, वह पुलिस अधिकारी द्वारा की जा रही जांच के अलावा मौत के कारणों की जांच भी कर सकता है। यह एक सामान्य सशक्तिकरण का प्रावधान है जो मजिस्ट्रेट को इस प्रकार की जांच करने का विवेक देता है। एक अन्य तथ्य यह है कि ऐसी पूछताछ या जांच कार्यकारी मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ही की जा सकती है। न्यायिक मजिस्ट्रेट ही वो जांच के अंदर पूछताछ कर सकता है कि उस व्यक्ति की किस तरीके से मौत हुई कस्टडी के अंदर, और जांच पड़ताल के अंदर मौत के कारणों के बारे में पता कर सकता है। दूसरी ओर पुलिस हिरासत में मौत, लापता होने या बलात्कार के मामलों से निपटने के लिए धारा 176 A के विशेष प्रावधान है। प्रावधान में कहा गया है कि ऐसे मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जिसे स्थानीय अधिकारी क्षेत्र में अपराध किया गया है, पुलिस द्वारा की गई पूछताछ या जांच के अलावा एक पूछताछ करेंगे। उसके अलावा भी कुछ पूछताछ कर सकते हैं। कौन? न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट।
अनुभाग को निम्न अनुसार समझा जा सकता है। यह पूछताछ हिरासत में मौत, बलात्कार, लापता होने की पुलिस जांच के समांतर है। यह जांच कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं दी जा कर सकती और इसे न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाना चाहिए। यह जांच अनिवार्य है। धारा 176 में करेगा शब्द के उपयोग से प्रकट होता है, जो कि हो सकता है शब्द से अलग है। करेगा या ऐसा हो सकता है, ये सब दोनों अलग अलग है। 2005 के संशोधन के बाद डाली गई धारा 176(5) में मजिस्ट्रेट को इस तरह की जांच का अधिकार देती है। व्यक्ति की मृत्यु के 24 घंटे भीतर शरीर के निकटतम सिविल सर्जन के पास जांच के लिए भेज दिया जाता है। यदि ऐसा करना संभव नहीं है तो लिखित रूप से कारण दर्ज किए जाने चाहिए। 24 घंटे मृत्यु होने के 24 घंटे के बाद भीतर शरीर को निकटतम सिविल सर्जन के पास भेज दिया जाता है और उसकी लिखित जाँच होती है। 1994 में विधि आयोग ने हिरासत में हिंसा के मामलों में दोष सिद्ध होने की बेहद खराब दर पर गौर करते हुए अपनी 152वीं रिपोर्ट धारा 176 और 176(5) को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी। उन्हें एक दशक बाद 2005 के संशोधन रूप में डाला गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मजिस्ट्रियल जांच के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए, जिसके अनुसार निम्नलिखित पहलुओं को शामिल करना चाहिए। जो पहलू है उनको शामिल करना चाहिए। मौत के हालात, घटनाओं का तरीका और उनका घटनाओं का क्रम व्यवहार, जिस वजह से मौत हुई है या मौत का कारण, मौत के लिए जिम्मेदार कोई व्यक्ति कौन जिम्मेदार है, या पूछताछ के दौरान सामने आने वाली किसी बेईमानी का संदेह, मृत्यु के लिए जिम्मेदार लोक सेवकों की चूक, मृतक को दी गई चिकित्सा का पर्याप्तता। अगर वो इंसान बीमार था, उसको पूछताछ के अंदर उसकी जानलेवा हमला किया, उसको मारा गया, मार की वजह से उसकी मृत्यु हो गई, तो जिम्मेदार कौन है? वो लोक सेवा पुलिस जिम्मेदार है उस मृतक के लिए। धारा 176(a) का गैर अनुपालन प्रावधान की अनिवार्य प्रकृति के बावजूद इसका अनुपालन बहुत कम होता है। जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया था, जिसमें सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को धारा 176 के सख्त कार्यान्वयन निर्देश के देने की मांग की गई थी। मानवाधिकार कार्यकर्ता सुभाष चकमा दायर जनहित याचिका में कहा गया था, पुलिस हिरासत के लोगों की मौत या गुमशुदगी के 827 मामलों में से न्यायिक जांच केवल 166 मामलों की हुई है, बाकी मामलों की कभी जांच हुई नहीं है। यानी कुल मामलों का 20% ही जांच हुई है। बाकी मामले आज भी किसी फाइल के अंदर रद्दी में पड़े हैं, उसके ऊपर कोई जांच पड़ताल नहीं हो जा रही है, नहीं कुछ हो रहा है। याचिका में कहा गया था कि धारा 176(a) के लागू होने के बाद से इसे इस्तेमाल नहीं किया गया है। यह केवल कानून की किताबों तक ही सीमित है और इसे जमीन पर लागू नहीं किया गया है। तमिलनाडु के सथानकुलम के हिरासत में हुई मौत के जयराज बेनीवास के मामलों में मद्रास हाईकोर्ट की कोविलपट्टी न्यायिक मजिस्ट्रेट को जांच का आदेश देने के लिए सुओ मोटो हस्तक्षेप करना पड़ा। अब सुओ मोटो क्या चीज़ है, वो हस्तक्षेप मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। मैंने वहां पे हस्तक्षेप करना पड़ा, रोक लगा दी गई जांच के अंदर। एफआईआर का पंजीकरण, हिरासत में हुई मौत के मामलों में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी 2014 की केस के अंदर एसएससी के मामले में दिए गए निर्णय स्पष्ट किया गया था कि एफआईआर का पंजीकरण सहित धारा 154 के तहत अनिवार्य, यदि सूचना संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है और इस तरह की परिस्थिति में कोई प्रारंभिक जांच स्वीकार्य नहीं है। यहाँ तक कि धारा 176 की ए में कस्टोडियल डेथ मौत के मामलों में नियमित पुलिस जांच की बात की जाती है और पुलिस जांच के अलावा मजिस्ट्रियल जांच भी परिकल्पना की गई है। जैसा कि रघुनाथन मामले में पुलिस ने आलेख लिखे जाने तक हिरासत में हुई मौत के संबंधों को प्राथमिक दर्ज नहीं की थी। हिरासत में जो मौत हुई थी कस्टडी के अंदर, उसका आलेख दर्ज प्राथमिक रिपोर्ट में एफआईआर दर्ज की ही नहीं थी।
भारत के विधि आयोग ने हिरासत में हुई मौतों के मामलों में एफआईआर दर्ज करने में पुलिस इस समस्या से वाकिफ है और इस संबंध में 152 में प्रावधान में सुझाव दिया था कि किसी भी व्यक्ति की एफआईआर दर्ज करने में पुलिस कोई विफलता मामले में न्यायिक प्राधिकरण में संपर्क करने का अधिकार दिया जाए। पुलिस न्यायिक प्राधिकरण संपर्क कर सके और वह पुलिस की विफलता कहाँ कमजोरी रही मामले के अंदर उसका पता लगा सके कि यहाँ पे क्या कमी थी। धारा 154 धारा 154 में कुछ नहीं होने के बावजूद कोई भी व्यक्ति लीगल एड सेंटर या एनजीओ या कोई दोस्त या रिश्तेदार सहित किसी पुलिस थाने प्रभारी अधिकारी की ओर से कस्टोडियल अपराधी से संबंधित मामलों में उपधारा 1 से निर्दिष्ट जानकारी का रिकॉर्ड दर्ज करने से इनकार किए जाने से दुखी होकर इस तरह की जानकारी देने वाले एक याचिका दायर कर सकता है। वो एक याचिका दायर कर सकता है कोई भी व्यक्ति, उसका रिश्तेदार हो, उसका परिवार दोस्त हो या कोई भी एनजीओ सेंटर हो, उसके खिलाफ पुलिस की जानकारी के खिलाफ याचिका दायर कर सकता है कोर्ट के अंदर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पीड़ित की मौत के अलावा अन्य हिरासत मामलों में था। बी सेक्शन जज के समक्ष हिरासत में पीड़ित की मौत से जुड़े अपराधों के मामलों में क्या कमी रह गई थी, वहां उसकी मौत किस कारणों की वजह से हुई, वो कारणों की जांच की जाए और पता लगा सके कि कस्टोडियल गिरफ्तार व्यक्ति का क्या कसूर था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या सेशन जज अगर प्राथमिक जांच के बाद संतुष्ट है प्रथम दृष्टया एवं केस के जो खुद शिकायत की जांच कर सकते हैं या किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को जैसा भी मामला हो जी हाँ निर्देश दे सकते हैं और उसके बाद अदालत के मंत्रालयिक अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वह अपराध के संबंध में सक्षम अदालत को शिकायत कर सके। नंबर 3 उपधारा 2 के तहत की गई शिकायत पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 में निहित किसी भी चीज के बावजूद सक्षम न्यायालय अपराध का संज्ञान लेगा और उसका ट्रायल भी करेगा कि किस वजह से किन कारणों की वजह से ये घटना घटित हुई। मुख्य उप न्यायिक मजिस्ट्रेट या सेशन जज किसी भी लोक सेवा या प्राधिकरण सहायता प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि वे उपधारा 2 की जांच कराने उपयुक्त हो सकते हैं। भारत में विधि आयोग की सिफारिशों का पालन करते हुए प्रावधान को शामिल करने से पीड़ित व्यक्ति या किसी सहयोगी पक्ष के कहने पर न्यायिक हस्तक्षेप से एफआईआर दर्ज करने में देरी की समस्या का समाधान होगा कि एफआईआर देरी से दर्ज क्यों हुई, इसका मुख्य कारण क्या था, वह न्यायिक मजिस्ट्रेट पता करेगा, उसके जांच के लिए आदेश निकालेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एडवोकेट एस प्रशांत के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी जानकारी और ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।